Hello everyone, I am again back with the video series and now we are covering the chapter budget. पिछले काफ़ी दिनों से वीडियोस नहीं आ रही थी because I had some stuffs to do like college, a new place. It takes a lot. You will also experience. Anyway, so now we are covering the chapter budget. This is the first video of this chapter and in this मेरे हिसाब से अगर मैं बताऊँ तो किसी भी चैप्टर को पढ़ने के लिए जो हमारा फर्स्ट वीडियो होता है, फर्स्ट लेक्चर होता है, वो अगर हमारे टीचर हमें करा रहे हैं तो हमें उसमें ये पता चल जाता है कि हमें इस पूरे चैप्टर में करना क्या है, हम इस चैप्टर में क्यों पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ेंगे हम इसमें। तो आज का वीडियो है कि भाई गवर्नमेंट बजट हमारा जो टॉपिक है उसे हम क्यों पढ़ रहे हैं, उसमें क्या पढ़ना है, क्या फ़ायदा होगा उसे पढ़ के। तो सबसे पहले आप ये समझो कि बजट क्या होता है। बजट नाम तो सुना होगा, न्यूज़ में सुना होगा, डेली लाइफ में भी बजट हम सब सुनते रहते हैं। कोई भी पूछ देता है भाई बजट क्या है इसका। तो बजट क्या होता है? तो इट्स अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट है जो कि हमारे रेवेन्यू और इनकम को एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के लिए शो करता है। क्या है? एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इट्स अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम सब अकाउंट्स में भी पढ़ते हैं और ये चैप्टर ना अकाउंट्स ही है। आप ये चैप्टर ले लो, बजट ले लो, फिर उसके बाद आप ले लो फॉरेन एक्सचेंज, उसमें तो इतना नहीं पढ़ना, बट स्टिल वो बैलेंस ऑफ पेमेंट वाला चैप्टर वो अकाउंटेंसी ही है, बस हम इसे इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे हैं। तो आप इसे अकाउंटेंसी के टर्म में देखना, ये भी एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने पढ़ा क्या होता है भाई, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, बैलेंस शीट होता है, हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, वो सारा क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। तो बजट भी एक क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या करता है कि एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम का हमारा क्या रेवेन्यू है और क्या इनकम है उसे शो करता है। अब आप सोच रहे हो रेवेन्यू, इनकम, बजट तो यही होता है, तो हम इसमें अलग से क्या पढ़ रहे हैं? समझो पहले, बजट कोई भी बना सकता है। आप अपना पर्सनल बजट बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हैं अपना पर्सनल बजट। लाइक अब हमें कुछ पॉकेट मनी मिल रहा है फैमिली से, अब मैं यहाँ रह रही हूँ दिल्ली में, मेरे कुछ खर्चे हैं। क्या खर्चे भाई? अब मान लो महीने के 1 तारीख को मेरे अकाउंट में एक पर्टिकुलर अमाउंट आ जा रहा है, पापा या मम्मी कोई भी भेज रहे हैं तो वो भेज दे रहे हैं, ठीक है। अब मेरे पे ये डिपेंड कर रहा है कि मैं उस अमाउंट को कैसे खर्च करूं। मुझे पीजी का रेंट देना होगा, बुक्स, नोटबुक्स, अलग से जो भी खाने पीने का जो होगा वो सब, वो अब एक रेवेन्यू हो गया और इनकम आप इसे ले लो और इधर एक्सपेंस हो गया। आप इसे किसी फॉर्म में बना सकते हो, टी सेप्ड अकाउंट, किसी फॉर्म में बना सकते हो। तो एक रेवेन्यू कुछ अमाउंट आया महीने के स्टार्ट में और मैं जो डिफरेंट हेड्स में अपना खर्चा करूंगी वो मेरा पर्सनल बजट हो गया। अब ये बजट पर्सनल तो हम समझ गए, अब इन दोनों का जो बैलेंस होगा हमारे पर्सनल बजट में वो क्या होगा? हमारी सेविंग्स होगी या डिस सेविंग्स होगी। अगर मैं ज़्यादा पैसा खर्च कर रही हूँ तो मुझे वापस से पैसा लेना पड़ेगा अपने घर से, तो वो क्या है? डिस सेविंग्स है। अगर मैं जितना आ रहा है उसमें किसी तरह कम ही आइसक्रीम खाऊं या लाइक इन एनी सेंस कम खर्च करूं तो वो मेरी सेविंग्स होगी और उसे मैं बाद में कुछ भी कर सकती हूँ। तो वो हो गया हमारा पर्सनल बजट। फैमिली बजट बनता है भाई, घर में एक बनाते हैं ना हम लोग कि हमारा क्या लाइक एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर है। अब घर में कोई पैसा आने वाला है या पता है कि हाँ भाई महीने की इस तारीख को हमारे पास इतना पैसा आएगा, तो उसके पहले ही हम लोग बनाते हैं कि हाँ भाई इतना आएगा तो उसके हिसाब से किस किस हेड में क्या क्या अमाउंट जाएगा। तो वो क्या हो गया हमारा फैमिली बजट। फिर उसके बाद आप बिजनेस का बजट बना सकते हो। बिजनेस का बजट क्या है कि भाई अब कोई भी बिजनेस है, नया बिजनेस स्टार्ट होना है तो वो अपना बजट बनाएगा कि भाई ये हमारा सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है, ये हमारा एक्सपेंसेस हो सकता है, उससे वो अपना प्रॉफिटेबिलिटी वगैरह सारा निकाल सकता है। अब इसी तरह से गवर्नमेंट बजट होता है भाई, और हमें यही पढ़ना है। बजट्स तो बहुत सारे होते हैं, हमें गवर्नमेंट बजट बेसिकली इसमें पढ़ना है। गवर्नमेंट बजट क्या होता है? अब भाई एक पूरी की पूरी इकोनॉमी है, हमें अपना पर्सनल बजट चलाना है, फैमिली बजट चलाना है, बिजनेस को अपना बजट चलाना है। हमारे देश की भी तो एक इकोनॉमी है ना, या किसी भी कंट्री की तो एक इकोनॉमी है ना, उसे भी चलाना होता है। उसमें भी कुछ ना कुछ रेवेन्यू होगा, इनकम होगा, उसमें भी कुछ ना कुछ एक्सपेंस होगा, एंड इनफैक्ट कुछ ना कुछ नहीं, बहुत बड़े अमाउंट में होते हैं। हमारी गवर्नमेंट भी तो काम कर रही है ना, ऐसे थोड़ी वो गवर्नमेंट बनी बैठी है। वो पैसे कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है। अब हम लोग टैक्स पे करते हैं, रेवेन्यू का मैं जब भी नाम लोगे गवर्नमेंट रेवेन्यू तो आप बोलोगे टैक्स, बिल्कुल भाई टैक्स पे कर रहे हैं। फिर उसके बाद आप बोलोगे खर्च कहाँ कर रही है, तो ब्रिज बना रही है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को पैसे दे रही है।
अब मान लो वो कोई गवर्नमेंट इंटरप्राइज चला रही है तो उससे उसका रेवेन्यू हो रहा है, उसमें उसका खर्च भी हो रहा है, तो गवर्नमेंट के भी तो कुछ ना कुछ खर्च है, कुछ ना कुछ इनकम है, तो उसका भी एक स्टेटमेंट तो बनाना ज़रूरी है ना। अब आप ये सोचो कि आपको लगता है कि एक अकेली फाइनेंस मिनिस्टर जो हमारी प्रेजेंट में निर्मला सीतारमन है, उन्हें सारे सेक्टर्स का पता होगा कि भाई हाँ इस सेक्टर से हमें इतना पैसा आ रहा है, इस सेक्टर से हमें इतना पैसा आ रहा है? पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। तो डिफरेंट सेक्टर्स हैं, आप चाहे ले लो कोई भी IOCL ले लो, कुछ भी ले लो, अब उसके बाद वो पैसा आ रहा है उनके पास, वो एक अपना बना के दे रहे हैं कि हाँ भाई हमारा ये रेवेन्यू ये इनकम रहा, फिर आप उसे आप क्रॉस चेक करो। तो ओवरऑल एक पूरा का पूरा मैकेनिज्म है जो कि रेवेन्यू और इनकम को लेकर काम कर रहा है। अब सबसे पहला सवाल, बजट हम लोग किस चीज़ का बनाते हैं? हमने जो खर्च कर लिया, अब मान लो आपका अकाउंटिंग ईयर क्या होता है, नॉर्मली अपना अकाउंटिंग ईयर क्या होता है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ठीक है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च हमारा अकाउंटिंग ईयर है। अब हम 1 अप्रैल को या 31 मार्च को खड़े हैं यहाँ पे, अब हम कह रहे हैं मुझे बजट बनाना है, ये 2023 था, 2024 ले लो। अब मैं यहाँ कह रही हूँ कि मुझे बजट बनाना है, तो मैं किस ईयर का बनाऊंगी? मैं 1 अप्रैल 2024 को खड़ी हूँ एक जगह पे और मुझे बजट बनाना है, तो मैं 2023-24 बनाऊँ या 2024-25 बनाऊँ, यानी अप्रैल 24 से मार्च 25 बनाऊँ या अप्रैल 23 से मार्च 24 बनाऊँ? पास्ट का बनाऊँ या फ्यूचर का बनाऊँ? बजट किसका बनता है? नॉर्मली बजट हम लोग फ्यूचर का बनाते हैं, क्योंकि पास्ट में तो हमारे पास जो भी खर्च हो गया वो हो चुका है, हम उसका कुछ नहीं कर सकते। जो भी हमारे पास इनकम आना था आ चुका है, उसका कुछ नहीं कर सकते। तो बजट क्यों बना रहे हैं भाई? कि एक हमारा जो इनकम है हम उसे एक चैनलाइज्ड वे में खर्च कर सके, हम अपने इनकम को लाइक जो हमारे डिफरेंट सोर्सेज है वो आइडेंटिफाई कर सके, एंड अगर उसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कम आ रहा है भाई किसी सेक्टर में, बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा है बट पैसा नहीं आ रहा है, तो वो सारा क्या है? फ्यूचर का बनाएंगे ना। अब पास्ट का बना के क्या करेंगे बजट? भाई एक काम आ सकता है कि हम उसे फ्यूचर से कंपेयर कर सकते हैं, बट बजट जब भी बनेगा तो वो फ्यूचर का बनेगा। ठीक है भाई, फ्यूचर का बनेगा। क्या पता चल गया हमें बजट क्या होता है, हमें कौन सा बजट पढ़ना है, पर्सनल वगैरह ये सब नहीं पढ़ना, हमें गवर्नमेंट बजट पढ़ना है। अब मैं गवर्नमेंट बोल रही हूँ भाई, गवर्नमेंट इंडिया की बात कर रही हूँ, नॉर्मली मैं यहाँ इंडिया की बात कर रही हूँ, अगर इस चैप्टर में हम लोग इंडियन बजट की बात कर रहे हैं। अब इंडिया में भी बहुत सारे लेवल पे गवर्नमेंट है भाई, अब यूनियन लेवल पे है, स्टेट लेवल पे है, डिस्ट्रिक्ट है, लोकल लेवल पे, हर जगह है भाई गवर्नमेंट। डिसेंट्रलाइज्ड है हमारा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, तो सबके अपने अपने बजट होंगे। अब गांव का कोई मुखिया है, वो लोकल लेवल पे, आप कुछ भी ले लो, गांव ले लो, डिस्ट्रिक्ट ले लो, कुछ भी ले लो, तो उसका भी एक अलग बजट होगा। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसका अलग बजट होगा, जिसके MP साहब बनाएंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिसे हम कहते हैं, कोई भी डिस्ट्रिक्ट का या कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंसी का आप ले लो। स्टेट है तो अब उसका स्टेट लेवल पे बजट बनेगा, यूनियन है तो इसका यूनियन लेवल पे बजट बनेगा। तो हमें कौन सा बजट पढ़ना है भाई? बच्चे हैं छोटे से, सारा तो नहीं पढ़ सकते, कौन सा पढ़ना है? हमें यूनियन बजट पढ़ना है। कौन सा बजट? यूनियन। यूनियन मतलब सेंट्रल, जो पूरे देश का बजट बनता है, हमें उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, अब देखो हम लोग सेंट्रल बजट के बारे में पढ़ने वाले, ये तो समझ आ गया। अब ये सोचो कि ये सेंट्रल बजट बनाता कौन है? तो जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है वो बनाती है। कब बनाती है? तो नॉर्मली ये 1 फेब को प्रेजेंट किया जाता है, किया तो कभी भी जा सकता है, ऑन दी ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जब चाहेंगे तब वो उसे प्रेजेंट करना होगा, लेकिन बाय कन्वेंशन ऐसा चलता आया है कि 1 फेब को ये किया जाता है प्रेजेंट। पहले क्या होगा भाई? अब अगर कोई बना रहा है बजट तो पहले क्या होगा? पहले तो हम ये एस्टिमेट करेंगे कि हमारे रेवेन्यू इनकम क्या है, फिर उसके बाद और क्या हो सकता है उसमें, फिर उसके बाद हम लोग लाइक ऐसा किया जाता है कि वो फिर इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स की राय लेते हैं, ICI हो गया या कुछ भी हो गया, उसकी राय लेते हैं, फिर उसमें कुछ एडिशन या जो भी होगा उसको वापस से फिर पार्लियामेंट में उसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। देखते हैं ना हम लोग पार्लियामेंट में बजट सेशन, जिस दिन बजट सेशन होता है ना 1 फेब को, आप जाके न्यूज़ देखना, सारे में लाइक ऐसे स्टूडियोज बने होते हैं ना कि वही कर रहे हैं वहाँ पे बजट प्रेजेंट।
उसके पहले से फिर ऐसे अनुमान आने शुरू हो जाते हैं कंसोलिडेटेड बजट, तो वो ऐसा आना शुरू हो जाता है कि हाँ भाई इस सेक्टर में इतना खर्च होना है, इस सेक्टर में इतना खर्च होना है, क्योंकि गवर्नमेंट तो सेक्टर वाइज खर्च करेगी, उसका जो भी एम है इस फाइनेंशियल ईयर को लेकर उस हिसाब से वो खर्च करेगी। तो बजट कब प्रेजेंट किया जाता है? 1 Feb। कौन से फाइनेंशियल कितने टेन्योर का बजट बनता है? 5 साल, 10 साल, 1 साल, 4 साल, कितने टेन्योर का? एक फाइनेंशियल ईयर का बजट बनता है फ्रॉम, अभी मैंने बताया फाइनेंशियल ईयर कौन सा। और ये चैप्टर इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि हमारा जो वाइवा होता है, हमारे जो प्रैक्टिकल्स होते हैं, उसमें इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड प्रैक्टिकल में अगर आपके पास ऐसा है कि आप ऑटोनॉमी है कि आप खुद से टॉपिक चूज करो, तो ये चैप्टर बहुत ईजी है प्रोजेक्ट बनाने के लिए, जो हमारा बोर्ड्स का होता है। जिसके बाद वाइवा वगैरह में से अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं, जो भी एक्सटर्नल आएगा वो अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछ देते हैं इस पार्ट से, लाइक बजट वाला पार्ट, फॉरेन एक्सचेंज वाला पार्ट, बैलेंस ऑफ पेमेंट वाला पार्ट, इससे अच्छे खासे, क्योंकि आपसे न्यूमेरिकल्स तो पूछेंगे नहीं, नेशनल इनकम के ग्राफ तो बनाने बोलेंगे नहीं, डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम का, तो किससे पूछेंगे? इससे पूछते हैं, इंडियन इकोनॉमी से पूछते हैं। एनीवे, तो किस फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक का बनता है? 31 मार्च टू 1 अप्रैल, या 1 अप्रैल टू 31 मार्च ले लो आप। ये हो गया हमारा फाइनेंशियल ईयर, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ग्रेट, ये हो गया हमारा फाइनेंशियल ईयर जिसके लिए बजट बनता है। कौन प्रेजेंट करते हैं? हमारी फाइनेंस मिनिस्टर। बजट किसके द्वारा प्रेजेंट किया जाता है? फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। ठीक है भाई, ये सारे वाइवा के लिए मैं बता रही हूँ। अब देखो, बजट बनाने के कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। क्यों बजट बना रहे हैं? गवर्नमेंट की कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव है, तब तो बजट बना रहे हैं। अब क्या ऑब्जेक्टिव है उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स ऑब्वियसली बहुत सारे होते हैं, बट जो मेन ऑब्जेक्टिव है वी विल ट्राई टू कवर इट आउट। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट से क्वेश्चन आते ही आते हैं, वेदर 3 मार्क्स में आए या कुछ 1-2 मार्क्स का आ जाए, या इसमें और ज़्यादा मैं आपको बताऊंगी कि इस टॉपिक से आप एक बार एनसीईआरटी में थोरो रीडिंग कर लो, क्योंकि अब जैसे बीएसटी में क्वेश्चन आते हैं ना, डबल इन्वर्टेड कोमा में एक स्टेटमेंट लिख दिया और बोलेगा कि भाई आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट। उस वक्त तो आपको लगेगा भाई सारे सिमिलर ही हैं, ऑब्जेक्टिव्स तो ही तो हैं, सारे सिमिलर है, बट उस वक्त आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि ये कौन सा ऑब्जेक्टिव है। 4 ऑप्शन होंगे, आपको लगेगा सारे सही है, तो अब एक बार एनसीईआरटी में थोड़ा रीडिंग कर लेना इस वाले पार्ट को। एंड आई वुड रिकमेंड कि इस चैप्टर में आप एक बार एनसीईआरटी पढ़ लेना। खरीदना तो पड़ेगा नहीं भाई, ऑनलाइन अवेलेबल होता है पीडीएफ, आप उससे पढ़ लो एक बार, क्या ही लगता है। और बाकी आप जो बुक फॉलो कर रहे हो करो, ठीक है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। पहला, रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये क्या चीज़ होता है भाई? अब देखो, हमारी इकोनॉमी है, इसमें स्क्यूनेस बहुत ज़्यादा है। स्क्यूनेस मतलब समझते हो? एक बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ वेल्थ एक बहुत छोटे सेक्शन के पास है। तो अब गवर्नमेंट का क्या है कि भाई वेलफेयर तो सबका होना चाहिए, रिच हो पुअर हो सबका वेलफेयर होना चाहिए। तो रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में बजट में ये ऐसा करती है कि जो हमारा जिस सेक्टर में इसे लगता है कि ज़्यादा पैसा देना चाहिए वो उसमें करती है ऐसा। अब ये कैसे हो सकता है रीएलोकेशन? समझ रहे हो ना रीएलोकेशन का मतलब? रीएलोकेशन मतलब अगर कोई सेक्टर है जिसमें ज़्यादा रिसोर्स है और कोई सेक्टर है जिसमें कम रिसोर्स है, तो गवर्नमेंट की क्या चाहेगी कि जिसमें कम है या जो उसे लगता है कि इम्पोर्टेंट है उसमें इन्वेस्ट करना, रिसोर्सेज को रीएलोकेट करके। एलोकेटेड तो ऑलरेडी है कि भाई किसी सेक्टर में इतना है, किसी सेक्टर में इतना है, ऑलरेडी एलोकेटेड। रीएलोकेटेड मतलब किसमें ज़्यादा ज़रूरत है किसमें कम ज़रूरत है। गवर्नमेंट यही करती है। कैसे करती है? पहला, रीएलोकेशन कैसे होता है? बाय द मीडियम ऑफ टैक्सेस एंड सब्सिडीज। टैक्स क्या होते हैं भाई? टैक्स का डेफिनेशन हम लोगों ने मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम में पढ़ा है। टैक्स का डेफिनेशन दैट इज कंपल्सरी पेमेंट दैट इज टू बी पेड टू द गवर्नमेंट बाय एनी प्राइवेट इंडिविजुअल और एनी कॉर्पोरेट एंटिटीज। कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल या कॉर्पोरेट एंटिटीज हैं उन्हें टैक्सेस पे करने होते हैं गवर्नमेंट को, एंड इट्स अ कंपल्सरी पेमेंट। आप इससे छूट नहीं सकते हो, ये लीगली कंपल्सरी होता है पे करना।
एनीवे तो ये टैक्स है, अब गवर्नमेंट टैक्स का क्या करेगी। और सब्सिडी क्या होता है कि ये इकोनॉमिक असिस्टेंस है गवर्नमेंट की तरफ से। एक तरफ में क्या करे, टैक्स में गवर्नमेंट क्या कर रही है कि भाई किसी के पास रिसोर्सेज है, हम उससे ले रहे हैं। आप कुछ 100 रुपये कमा रहे हो, अगर 2% टैक्स है तो 2 रुपये आप गवर्नमेंट को दो। सब्सिडी क्या होता है, अगर गवर्नमेंट को लगेगा कि अब जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे सब्सिडीज दिए जाते हैं, ये एक इकोनॉमिक असिस्टेंस है बाय द गवर्नमेंट, जिसमें उसको लगता है कि उसे थोड़ा सपोर्ट की ज़रूरत है। असिस्टेंस मतलब क्या, सपोर्ट। अगर उसे लग रहा है कि भाई फार्मर्स ठीक से लाइक फर्टिलाइजर्स उन्हें खरीदना है, सीड्स खरीदना है, बीज, फर्टिलाइजर्स ये सारे खरीदने हैं एंड वो महंगा है, अब गवर्नमेंट क्या करेगी, सिलेंडर अभी न्यूज़ में है कि भाई बढ़ गया कुछ 100 रुपये करके, सब्सिडीज़ बढ़ा दिए गए। एनीवे सो गवर्नमेंट क्या करती है कि इस गरीब लोगों को जिसमें उसे लगता है कि असिस्टेंस की ज़रूरत है, उसमें वो सब्सिडीज़ देती है। इट्स अ इकोनॉमिक असिस्टेंस बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। नॉर्मली इसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में सब्सिडीज़ दिए जाते हैं। तो टैक्स से और सब्सिडीज से वो रीअलोकेशन कैसे कर सकती है। अब जैसे मान लो सिगरेट पे स्मोकिंग इज़ इंजूरियस, बट स्टिल एक ऐसा सेक्शन है सोसाइटी का जो उससे छूट नहीं पाता है, ऐसी उसकी आदत हो गई है कि वो उससे छूट नहीं सकता। तो अब गवर्नमेंट क्या चाहेगी कि भाई इसका कंजम्पशन कम हो, ऑलरेडी बिकॉज इट इज़ इंजूरियस, हेल्थ एक्सपेंडिचर बढ़ाएगा आगे जाके गवर्नमेंट का ही, तो इसके ऊपर टैक्स लगा देगी कि भाई गरीब आदमी एटलीस्ट इसको ना खरीदे। हेल्थ एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो किसका बढ़ेगा, अमीरों का बढ़ेगा। तो उस पर वो टैक्सेस लगा के ऐसा क्या करती है कि एटलीस्ट गरीब आदमी ना खरीदे, या अमीर आदमी भी अगर उसका बढ़ जाएगा प्राइस तो उनका रियल इनकम क्या होगा, अमीरों का भी कम हो जाएगा। तो वो चाहेंगे कि एक रेशनल कंज्यूमर क्या चाहेगा कि कम खरीदे, तो वो टैक्सेस से ऐसे कर सकती है। अब सब्सिडीज़ है, अभी भी मैंने क्या बताया, LPG सिलेंडर्स उस पर सब्सिडीज़ दे रही है, तो उससे क्या होगा, लोग ज़्यादा सिलेंडर खरीदेंगे एंड जो हमारा कन्वेंशनल मेथड है, पुराना मेथड है जिसमें पॉल्यूशन ज़्यादा होता है, वो सारे कम होंगे। तो सब्सिडीज उधर होकर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे सब्सिडीज दे देती है, तो क्या हो गया, टैक्स मतलब एक से पैसा ले रहे हो, सब्सिडीज मतलब दूसरे को दे रहे हो, रिसोर्सेज क्या हुए, रीएलोकेट हुए। दूसरा, डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। अभी मैं आपको एग्जाम्पल बता रही थी, किसका, IOCL का, किसका, गेल का, किसका, इंडियन रेलवेज का, वो पार्ट जो अभी भी पब्लिक है। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, गुड्स प्रोड्यूस कर रही है, सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही है एंड उसे एक नॉमिनल रेट पे बेचती है, कम रेट पे बेचती है। ऐसा नहीं चाहती है कि भाई, अब ऐसा हो सकता है ना कि कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हमारे यहाँ जो प्राइवेट अगर उसके ऊपर पूरा 100% आ जाए तो फिर वो मोनोपोलाइज करके एंड फिर उसके बाद वो एक्सप्लॉयटेशन कर सकता है, लेकिन वो चीज़ें ज़रूरी हैं। और प्राइवेट सेक्टर क्यों काम करता है, प्रॉफिट मोटिव के लिए। गवर्नमेंट सेक्टर का मोटिव क्या है, सोशल वेलफेयर। तो इस सोशल वेलफेयर के मोटिव से कुछ ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज है जो गवर्नमेंट प्रोड्यूस करती है एंड उस गुड्स को क्या कहते हैं, पब्लिक गुड्स। जैसे कि सैनिटेशन, लॉ एंड ऑर्डर, वाटर सप्लाई, डिफेंस। प्राइवेट सेक्टर इसमें क्यों काम करेगा भाई, क्यों बोलेगा कि मैं सैनिटेशन करूं, फायदा नहीं है उसका। डिफेंस में क्यों काम करेगा, प्राइवेट सेक्टर विल से दैट मेरा फायदा नहीं है, आई विल नॉट डू इट। Who will do it? Government will do it. It is producing goods, it is producing services. पानी का सप्लाई देने में भाई नल जल योजना, क्या फ़ायदा है प्राइवेट सेक्टर का। प्राइवेट सेक्टर विल से नहीं भाई हमारा नुकसान है, आई विल नॉट डू इट। आई विल कंसीडर, अगर मुझे फ़ायदा है देन आई विल कंसीडर, नुकसान है आई विल नॉट कंसीडर, नॉट इवन कंसीडर, करना तो दूर है। तो गवर्नमेंट ऐसी चीज़ों को करती है। तो ये हो गया रीएलोकेशन। अभी मैं बोल रही थी पब्लिक गुड्स, यहाँ पे एक टर्म आया, इट प्रोड्यूसेस पब्लिक गुड्स। पब्लिक गुड्स की दो प्रॉपर्टीज होती है, कौन कौन सी, इट इज नॉन राइवेलरियस, नॉन राइवेलरियस एंड नॉन एक्सक्लूडेबल। नॉन राइवेलरियस मतलब क्या होता है कि आप इसे कितना भी खर्च करो ना, अब जैसे देखो हमारा एक पब्लिक पार्क है, ठीक है, पब्लिक पार्क जिसमें हमें जाने में पैसे नहीं देने होते हैं। अब ऐसा हो सकता है कि कोई एक जा रहा है तो दूसरे को मना करेगा, नहीं भाई जिसे जाना है जाओ, दैट इज नॉन राइवेलरियस। मतलब इसमें बहुत ज़्यादा वो भीड़ भाड़ नहीं है कि हाँ भाई मैं जाऊँगा तू नहीं जा सकता, तेरे पास पैसे नहीं है तू नहीं जाएगा, ऐसा नहीं है। पब्लिक पार्क है सब जाएंगे। दूसरा है नॉन एक्सक्लूडेबल, इसमें भी वही बात हो गई कि भाई हम किसी को एक्सक्लूड नहीं कर सकते इस चीज़ को लेने से। अब जैसे डिफेंस है,
डिफेंस का हम फायदा लेने से किसी को एक्सक्लूड कर सकते हैं? रोड है, नहीं भी टैक्स देंगे ना, वो लाइक जहाँ पे टोल टैक्स का सिस्टम नहीं है वहाँ नहीं भी टैक्स देंगे ना, नहीं देते नॉर्मली लोग, तो फिर भी चलता है भाई, आप किसी को मना नहीं कर सकते वो यूज़ करने से, ठीक है। तो ये हो जाता है नॉन एक्सक्लूडेबल, मतलब यू कांट एक्सक्लूड एनीबडी फ्रॉम एंजॉइंग दिस थिंग्स। और जो पैसे नहीं दे रहे उन्हें क्या कहते हैं? फ्री राइडर्स, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला ऑब्जेक्टिव। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या होता है? दूसरा है रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड वेल्थ। इनइक्वालिटीज कैसे रिड्यूस होंगी इनकम एंड वेल्थ पे? अभी मैं बता रही थी कि भाई कोई एक ऐसा सेक्शन है सोसाइटी का जिसके पास बहुत पैसा है, बहुत वेल्थ है, और कोई एक ऐसा सेक्शन है जो बहुत गरीबी में रह रहा है। कैसे इनइक्वालिटीज रिड्यूस होंगी? कि तो भाई जो अमीर है उससे पैसा ले लो, टैक्स ले लो, जो गरीब है उसको भाई सब्सिडी दे दो, उसको आप ऐसे फ्री में पैसे वैसे दे देते हैं ना, असिस्टेंस, तो उसे कहते हैं रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज। गरीबों के वेलफेयर पे काम करो। बहुत सारे ऐसे स्कीम्स होते हैं जो पुअर पीपल के अपलिफ्टमेंट के लिए यूज़ किए जाते हैं। दैट इज़ रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज़। थर्ड है हमारा, अब इसी में आ जाता है हमारा कि भाई एलपीजी जो हमारा योजना है, ठीक है, एलपीजी वाला मैं लास्ट में एग्जांपल दे रही थी, लास्ट वाले में भी कहा जा सकता है, बट मेनली अगर एलपीजी के बारे में, बीपीएल फैमिलीज को एलपीजी क्यों दिया जाता है, जो हमारा बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन का पॉपुलेशन है उसे एलपीजी फ्री में क्यों दिया जाता है या सब्सिडाइज्ड रेट पे क्यों दिया जाता है, तो उसमें यह है कि उसका ये ऑब्जेक्टिव है कि रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड वेल्थ। वो इनकम एंड वेल्थ पे लाइक इनइक्वालिटीज तो है ही ना सोसाइटी में, तो उसी को कम करने के लिए किसी को सब्सिडाइज रेट पे, वेलफेयर स्कीम्स पे, इट्स वन ऑफ द वेलफेयर स्कीम की सब्सिडाइज रेट पे आप कुछ दो, और भी बहुत सारे स्कीम्स होते हैं, तो आप उस पर काम करो, फिर उसके बाद इधर आप टैक्स इम्पोज करो। थर्ड आता है हमारा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि जो हमारे शौक्स हैं, अब अचानक से किसी चीज़ का प्राइस बहुत बढ़ जाए या हमारा जनरल लेवल ऑफ प्राइस जो हमारा इन्फ्लेशन का रेट है अचानक से बहुत ज़्यादा हो जाए, या अचानक से डिफ्लेशन वाली सिचुएशन आ जाए, तो ऐसा ना हो इसलिए भी गवर्नमेंट बजट इम्पॉर्टेंट है। इसमें कैसे आ जाता है कि अगर गवर्नमेंट को ऐसा लग रहा है कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन ज़्यादा है, जो हमारा जनरल रेट ऑफ इन्फ्लेशन है वो ज़्यादा है, इन्फ्लेशन ज़्यादा है मतलब क्या है, मनी सप्लाई ज़्यादा है इकोनॉमी में, मनी सप्लाई ज़्यादा इकोनॉमी में मतलब क्या है कि लोगों के पास पैसा ज़्यादा है। अब लोगों के पास पैसा ज़्यादा है तो इन्फ्लेशन कम करने का क्या उपाय है? एक उपाय, कौन सा उपाय? लोगों से पैसा ले लो। कैसे ले लो? तो गवर्नमेंट अगर अपना इनकम बढ़ाएगी तो कहाँ से आएगा? पब्लिक से आएगा, टैक्स बढ़ा देगी, पब्लिक से पैसा आया, इन्फ्लेशन का लेवल क्या हुआ? कम हुआ। या दूसरे वे में खर्च कम करेगी गवर्नमेंट। अभी कहा ना मैंने कि वो पब्लिक गुड्स प्रोड्यूस करती, सॉरी पब्लिक गुड्स नहीं, वो ऐसे लाइक कुछ इंडस्ट्री चला रही है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करती हैं, तो वो जो गुड्स एंड सर्विसेज अगर वो कम प्रोड्यूस करेंगी, लाइक अगर वो गुड्स एंड सर्विसेज नहीं, आप इसे ले लो इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज़ पे कम खर्च करेंगी, तो क्या होगा? पैसा कम जाएगा, इंजेक्ट कम होगा, इन्फ्लेशन का लेवल कम होगा। तो दैट इज़ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इन्फ्लेशनरी सिचुएशन का ये हो गया कि भाई क्या है कि एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है इकोनॉमी में। एग्रीगेट डिमांड क्यों ज़्यादा है? क्योंकि लोगों के पास पैसा ज़्यादा है, पैसा लोगों से ले लिया, एग्रीगेट डिमांड कम हो गया। डिफ्लेशनरी सिचुएशन में एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा है या एग्रीगेट डिमांड कम है, तो एग्रीगेट डिमांड कम है तो क्या होगा? लोगों को पैसा दो भाई। कोरोना के सिचुएशन में क्या हुआ? डिफ्लेशनरी सिचुएशन था, डिमांड ही कम था, लोगों के पास इनकम ही नहीं था, तो उसमें कितने योजनाएं आ रही थी, 20,000 करोड़ या ऐसे करके कुछ था, तो ये चल रहा था। ये हो गया हमारा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। कोरोना वाला बेस्ट एग्जांपल है इसके लिए। कैसे गवर्नमेंट उसमें काम कर रही थी? अगर वो अपना इनकम बढ़ाए, मतलब वो पब्लिक से पैसा लेगी, इन्फ्लेशनरी सिचुएशन से डील कर रही है। इसमें आता है बैलेंस्ड बजट और डेफिसिट बजट, सरप्लस बजट। सरप्लस बजट मतलब क्या? इनकम ज़्यादा है गवर्नमेंट का एंड एक्सपेंसेस कम है। वो कब होगा भाई सरप्लस बजट? सरप्लस कब होगा? इन्फ्लेशनरी सिचुएशन में। मैं बाद में बताऊंगी इसे। डेफिसिट कब बनाएगी बजट? डेफिसिट मतलब खर्च ज़्यादा कर रही है,
डिफ्लेशनरी सिचुएशन में बैलेंस बजट होता है जब इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाती है तो गवर्नमेंट बैलेंस्ड बजट बनाता है। एनीवे इतना पढ़ना नहीं है हमें, बस अब इतना याद रख लो। अब आता है मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस। मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस, अभी बता रही थी यार, कुछ ऐसे इंटरप्राइजेस हैं जिन्हें गवर्नमेंट मैनेज करती है। IOCL हो गया, गेल हो गया, सेल हो गया, भेल हो गया, ऐसे बहुत सारे हैं जो भी लिमिटेड वाले, जिसके लास्ट में लिमिटेड लगे हैं, वो सारा क्या है, गवर्नमेंट मैनेज करती है उसे। एंड भाई ज़रूरी भी है, अब सारी चीज़ें तो प्राइवेट सेक्टर पे हम छोड़ नहीं सकते हैं, मोनोपोली वाला खतरा है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर मैनेज करती है, जिसे पब्लिक इंटरप्राइज कहते हैं। एंड ये मोनोपोली से बचाने के लिए मेनली किया जाता है और फिर सोशल वेलफेयर के लिए, ठीक है। अब देखो पांचवा, इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ को कैसे स्टिमुलेट करेगी हमारी गवर्नमेंट, बजट से कैसे करेगी। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है, इंक्रीज इन द रियल GDP इज इकोनॉमिक ग्रोथ। अब वो इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगा कि भाई हमारा जो भी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हो रहा है उसे बढ़ा दो इकोनॉमी में। कैसे बढ़ा सकती है, पहला तो आप इंफ्रास्ट्रक्चरल एक्टिविटीज़ पे काम करो, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करो। इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करो तो अब क्या होगा, पढ़ा था ना हमने पीछे कि अगर यहाँ पे क्या होता है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करो तो वो मल्टीप्लाई होगी, लोगों का इनकम बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा तो खर्च करना चाहेगी, खर्च करना चाहेगी तो सप्लाई बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ेगा तो GDP बढ़ेगा। करना क्या है गवर्नमेंट को, बस इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च कर दो, डिमांड खुद बढ़ जाएगा, सप्लाई खुद बढ़ जाएगा, सप्लाई बढ़ेगा तो GDP बढ़ गया। दूसरा हो सकता है, अब जो भी प्राइवेट सेक्टर है वो भी काम कर रही है, भाई उनका भी तो हम कैलकुलेट करते हैं ना हमारी GDP में। प्राइवेट सेक्टर क्या प्रोड्यूस कर रही है, गवर्नमेंट सेक्टर क्या हम लोगों ने पढ़ा है ना मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम में, वो कौन सा था, एक्सपेंडिचर मेथड, और भी लाइक प्रोडक्शन मेथड या वो वैल्यू एडेड मेथड ही ले लो। तो जो भी प्रोड्यूस हो रहा है हमारी इकोनॉमी वो सारा ऐड होता है ना, वेदर इट्स प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर। एक तो हो सकता है कि आप खुद से प्रोड्यूस करवाओ, खुद से ज़्यादा प्रोड्यूस करो। दूसरा हो सकता है कि आप प्राइवेट सेक्टर्स को कुछ ऐसे इंसेंटिव्स दो, कुछ ऐसे रिबेट्स दो, टैक्स रिबेट जिसे कहते हैं, इंसेंटिव जिसे कहते हैं। लाइक इंसेंटिव क्या कह सकते हो कि भाई आप करो, मैं आपको ये टैक्स छोड़ दूँगी। इंसेंटिव मतलब क्या है, एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, इकोनॉमिक्स का एक बड़ा सिंपल सा फंडा है। पीपल, मैं पढ़ रही थी कल ही, पीपल रिस्पॉन्ड टू इंसेंटिव्स, रेस्ट इज लाइक बस ऐसे बोलने का है। इंसेंटिव है काम करेगा बंदा, इंसेंटिव नहीं है बंदा काम नहीं करेगा। इकोनॉमिक्स वही है अगर फ्री मार्केट की मैं बात करूँ तो। एनीवे तो गवर्नमेंट क्या है कि भाई आप प्राइवेट सेक्टर को थोड़ा इंसेंटिव दे दो तो वो काम करेगी। लास्ट में हमारा आ जाता है रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज, रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज। अब हमारे ही एरिया में आप देख लो, हमारी कंट्री में आप देख लो, बहुत सारे ऐसे एरियाज है जहाँ पे बहुत कम डेवलपमेंट हुआ है, बहुत सारे ऐसे एरियाज है जहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया है। तो अब गवर्नमेंट का क्या बनता है कि भाई ये कहती है कि रूरल एरिया में डेवलपमेंट करो, रूरल एरिया में MSMEs बनाओ, रूरल एरिया में लाइक लोगों को आप एम्पावर करो कि वो कुछ काम शुरू करें। क्यों किया जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट ऐसा चाहती है कि जो हमारा रीजनल डिस्पैरिटी, क्योंकि अगर आप कंट्री का डेवलपमेंट चाहते हो तो ऐसा थोड़ी है कि आप अर्बन एरिया या कोई पर्टिकुलर एरिया का डेवलपमेंट कर दो, कोई पर्टिकुलर एरिया ऐसे छोड़ दो और कंट्री का डेवलपमेंट हो जाए। कंट्री का डेवलपमेंट मतलब विदर इट्स रूरल और अर्बन, सबका इवन डेवलपमेंट होना चाहिए, इवनली होना चाहिए डेवलपमेंट। तो इसके लिए क्या करेगी कि जो भी अंडर डेवलप्ड एरियाज हैं उनमें नए नए प्रोजेक्ट्स लेके जाएंगी, रोड्स बनाएंगी, स्कूल बनाएगा, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होंगी। तो ऐसे करके क्या हो सकता है, जो हमारे अंडर डेवलप्ड एरियाज है उसका अपलिफ्टमेंट हो सकता है, वहाँ के लोगों का अपलिफ्टमेंट हो सकता है, आप नए नए प्रोजेक्ट्स चला सकते हो उस एरिया के लिए। तो ये हो गया हमारा रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज़। तो आज के वीडियो में मैं गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव्स तक करी हूँ, आप एक बार इसे खुद से लिख लेना, एक बार NCERT में थोड़ा लो बस रीड कर लेना। NCERT ना हो तो फिर अपने बुक से ही कर लेना, बट आई वुड रिकमेंड एक बार NCERT पढ़ लेना और फिर ये नोट्स बना लेना, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते हैं, मुझे पता है आते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, भाई कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है,
किस किस टाइप के गवर्नमेंट बजट्स हो सकती हैं, किस वे में हम कर सकते हैं। देयर आर मल्टीपल वेज, पर हमें एक ही पढ़ना है, और किसी भी वे से पढ़ो भाई, कान ऐसे छुआ सेम बात पढ़ता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।